गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। अभी तक हमने पिछली क्लासों में प्रश्न नंबर 10 तक कर लिए थे पिछली वीडियोज में। आज हम प्रश्न नंबर 11 से चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है कि चित्र में अपवर्तन कोण, एक ये चित्र दिया गया है, इसमें अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। यानी हमें अपवर्तन कोण ज्ञात करना है इसमें, और इसके माध्यम B का, किस माध्यम B का? माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कौन सा माध्यम सघन है तथा क्यों, ये बताना कौन सा माध्यम सघन है और क्यों है। तो देखिए, हमने आपको थोड़ा सा बता दें, होता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किस माध्यम से? सघन माध्यम से, ये मान लेता हमारा क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे हम कहें कि जब कोई प्रकाश की किरण कांच से किस में पड़ रही है, पहले हमारा प्रकाश किस में पड़ रहा है? कांच में पड़ रहा है। कांच में पड़ने के बाद फिर किस में पड़ रहा है? कांच में पड़ने के बाद फिर पड़ रहा है आपका पानी में, ठीक है, विरल वायु में। जैसे हमारा प्रकाश ऐसे आया, हमने कांच लगा दिया और उससे क्या कर दिया? प्रकाश अपवर्तित हो गया। तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, और इस प्रकाश की किरण को आने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो प्रकाश की जो अभिलंब होता है, ये क्या होता है? अभिलंब। तो वो अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है, और इतनी विचलित होती है कि वो अपने अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। तो पहला माध्यम कौन सा होता है? सघन। फिर दूसरा कौन सा होता है? विरल। और ये किरण आपकी कौन सी कहलाती? अपवर्तित किरण। लेकिन जैसे ही हमारा कोई प्रकाश, ये हमारा फिर से वही है, जब कोई प्रकाश की किरण आई और वो अभिलंब की ओर झुक जाए, किसकी ओर झुक जाए? अभिलंब की ओर झुक जाए, तो जो माध्यम ए होगा वो कौन सा होगा? विरल होगा। और जो कौन सा होगा? सघन होगा। बस सिंपल से याद रखना है, यदि विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जा रहा है तो वो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुकता है। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटता है, ठीक है ना, अभिलंब से दूर हटता है। अब इसमें देखिए, इसमें एक बात है कि ये कोण, कौन सा कोण? ये कोण, और एक कोण ये बना, ठीक है। तो इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। और आपतन कोण को प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल आई से। ये होता है अपवर्तित कोण। किससे प्रदर्शित होता है? आर से। याद रखिए, इस चित्र में जौन से कोण लिखे, ये है आपतन कोण, यानी अभिलंब से बिल्कुल सटा हुआ। ये है आपका अपवर्तन कोण। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होता है कि ये उसका साइन, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो कह रहा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो, यानी n का मान ज्ञात करना है। तो I हमें पता होना चाहिए, यानी आपतन कोण। R क्या पता होना चाहिए? अपवर्तन कोण। कह रहा कौन सा माध्यम सघन है तथा क्यों? तो जरा आप देखो, कौन सा माध्यम सघन होगा? हमारा जानते हैं माध्यम A से माध्यम B में प्रकाश की किरण जा रही, और हमने बताया यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और अभिलंब से दूर हट रही हो तो पहला माध्यम क्या होता है? सघन। दूसरा क्या होता है? विरल। यदि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर आती है। और इसका एक और रीजन दे सकते हैं, यदि हम जब निकालें अपवर्तनांक का मान निकालें और वो 1 से कम हो तो सघन से विरल में जाएगी, और 1 से ज्यादा हो जाए तो विरल से सघन में जाएगी, ठीक है। तो ये हो चुका है। इसमें अब ये प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि इसमें से ये कोण जो ये आया, ये आई होता है, और ये अविलंब ये आर होता है।
क्या बताओ इसमें दिए नहीं दिए। और हम जानते हैं अगर इस प्रकार कोण है तो ये पूरा कोण कितना है 90 का, कितने का है 90 का। तो इस तरफ भी कितना ही होगा 90 होगा। तो जब इस प्रकार से कोण दिए हो, देखिए आपतन कोण कैसे निकालेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई का मान, किसका मान निकालना, आई का मान। इन दोनों कोणों का यदि हम इस प्रकार से कोई एक लाइन लिखें और यहाँ पर एक कोण, तो ये बताइए कितना अंश का है 90 अंश का। इस तरफ भी कितने अंश का होगा 90 अंश का। और हम इसी में कहते हैं एक लाइन खींच दो, लाइन खींच दी, एक कोण यदि इसको x मान लें और इसको y मान लें तो दोनों का योग कितना होगा 90 अंश। इसी प्रकार से इन दोनों का योग कितना होना चाहिए था 90, यानी
प्रश्न नंबर 13 है वायु तथा जल में प्रकाश की चालें। वायु तथा जल में प्रकाश की चालें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। देखिए जो दिया गया है कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल है और जल में प्रकाश की चाल है। क्रमशः का मतलब पहले वायु की दी गई है फिर किसकी दी गई है, जल में। ठीक है, तो हम लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल क्या दी गई है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार से दी गई जल में प्रकाश की चाल। वही चीज लिखनी इसलिए नहीं लिख रहे। जल में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूछ रहा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक यानी ANW पूछा जा रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ANW यानी कि आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ANW पूछा गया है तो देखिए ANW बराबर क्या होती है। जैसे पूछा ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। याद रखिए जो आगे है उसको पहले लिखना, जो बाद में उसको बाद में लिखना। यानी वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल और बटे जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल पूछा यानी ANW वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ANW हमारा कितना, वो ANW हमें निकालना है। और वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे जल में कितनी है, 2.25 × 10⁸। इसको हल करेंगे 10/8 से 10/8, वो 10⁸ ऊपर भी है, 10⁸ नीचे भी कट गया। बचा कितना हमारा, बचा हमारा 3/2.25। 3/2.25 दशमलव अगर हटाएंगे कितने जीरो बढ़ाएंगे, नीचे ऊपर 2 जीरो। इसको जब हल करेंगे, जब हल करने के बाद यानी इसको काटेंगे वगैरह, आपका आएगा 1.32। कितना आएगा, 1.32 यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आएगा, आपका आएगा 1.32। हल कैसे कर लेंगे ना, हल कर लेंगे। देखिए चलिए अच्छा हम बता देते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए ये आपका हो चुका है, कितना हो गया है, ANW बराबर 3 × 100/225। तो हम काट लें, देखिए क्या काट सकते हैं, बिल्कुल 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15 आ गया। 1 × 100/75, 75 से काट लेते, 25 3 75, 25 चुको 100, ये आ गया। ANW बराबर 4/3 और ANW 4/3 का भाग करोगे तो 3 एकम 3, एक हासिल बचेगा, 3 3 का 9, फिर से बचेगा 1.33। कितना आ जाएगा, 1.33 आंसर। यानी ANW कितना हो जाएगा हमारा 4/3, या क्या लिख सकते हो आप 1.33। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रश्न नंबर आज का 14वां। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। 14 नंबर कह रहा है जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही, किस में जा रही, कांच से जल में जा रही, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। वो कह रहा है जल तथा कांच के अपवर्तनांक, और ये किसके सापेक्ष होंगे बेटा, ये हमेशा इस प्रकार से यदि प्रश्न है तो ये क्या दिया होगा,
कांच के सापेक्ष जल का, और देखो कांच भी आपका सघन माध्यम है, जल भी कैसा है, सघन माध्यम। जो जिसके माध्यम से पूछ रहा हो, जैसे कांच के सापेक्ष तो पहले क्या लिखेंगे, जी, ग्लास होता है क्योंकि, वाटर यानी जल। तो जल तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, देखो जो जल का अपवर्तनांक दिए, यानी ये किसके सापेक्ष दिया होगा, ए एंड डब्ल्यू, ये जो मान दिया गया है ये दिया गया होगा किसके, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.35। फिर कांच कह रहा है यानी ए एंड जी किसके क्या होगा, 1.50। ये क्यों होगा, ये वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, किसी न किसी माध्यम के सापेक्ष ही होगा, इसलिए आपको ए एन डब्ल्यू बराबर जी एन पूछा गया। कांच के सापेक्ष यानी जी एन डब्ल्यू पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जब इस प्रकार से अभी हमने बताया जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका मान पहले रखा जाता है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, कांच के सापेक्ष जल का यानी जल का, तो पहले कौन सवाल रहेगा, जल वाला, तो यानी ए एन डब्ल्यू बटे फिर बाद में कौन सा आएगा, ए एन जी। ठीक है, तो जी एन डब्ल्यू बराबर ए एन डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू हमारा कितना दिया गया, 1.35। ए एन जी कितना है हमारा, 1.50। देखो इसको हल करते हैं, ऊपर जो अंश में लिखा है उसके 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक, इधर भी 1 अंक और 2 अंक, दशमलव से दशमलव क्या हो गए, कट गए। तो यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी जी एन डब्ल्यू कितना बनेगा, 135 बटे 150। काट लें, इसको हल कर लें। हल करने के लिए इसको किससे काट लें, 5 से काट लेते तो 5 3 15 0, फिर से 5 दूनी 10, 3 हासिल तो 5 सते 35, फिर 3 से काट दें, 3 दाम 30, 3 अम्मा 27, 9/10 आ गया, कितना आ गया, 9/10, यानी जी एन डब्ल्यू बराबर आ गया 9/10। यदि और इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, जब भी बटे में 10 हो 100 हो तो आप भाग ना करके सीधे आप जीरो गिनो, कितने जीरो हैं, 1, तो अंक उतारो ऊपर वाला और 1 अंक बाद क्या लगा, दशमलव, ये क्या हो जाएगा, जी एन डब्ल्यू, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बस याद रखना है, जिसके सापेक्ष पूछ रहा हो उसको पहले रखना है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको बाद में, फिर फार्मूले में पहले उसको लिखना है जिसको पूछ रहा हो और बाद में उसको रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 15 है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, यानी जल का अपवर्तनांक 4/3, कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया गया। तो कह रहा ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी जी एन डब्ल्यू, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी जी ए डब्ल्यू एन जी। तो देखिए जल के वायु के सापेक्ष दिया जल का अपवर्तनांक, तो यानी ए एन डब्ल्यू कितना दिया गया, 4/3। फिर कांच का तो यानी ए एन जी बराबर कितना दिया गया, 3/2। फिर नंबर फर्स्ट में उसने पूछा कांच के सापेक्ष यानी जी एन डब्ल्यू, और अभी हमने बताया जो बाद में होता है उसको पहले लिखा जाता है, यानी ए एन डब्ल्यू और ए एन जी। ए एन डब्ल्यू का मान कितना है, 4/3, और ए एन जी का मान कितना है, 3/2। और बताया हमने पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ गुणा होता है, तो कितना हो गया देखिए, 4 × 2 बटे 3 × 3, 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, यानी कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 8/9। कितना है, 8/9। नंबर सेकंड कह रहा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो जल हमारा कौन है, जल यानी डब्ल्यू एन जी पूछा है तो पहले कौन होगा, जी वाला, यानी ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू। ए एन जी कितना था, 3/2 बटे 4/3। ठीक है, तो फिर से वही पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ गुणा, यानी 3 × 3 बटे 2 × 4, 3 त्रिका 9/8, यानी कितना आ गया, डब्ल्यू एन जी, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया, 9/8। ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे
और उम्मीद है कि आप सभी को क्लासें पसंद आ रही होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले मिलते हैं इसी प्रश्न नंबर 16 से करेंगे लेंस से संबंधित प्रश्न, जो लेंस से पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।